हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चाणक्य क्लासेज में। और अपन बात करने हैं दोस्तों ज्योग्राफी की। अपन ने दोस्तों भौतिक प्रदेश स्टार्ट किया था, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तक अपन स्टार्ट करना है। तो आज अपन बात करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। देखिए मित्रों, बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। अपना टॉपिक है मित्रों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम बात करें कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम बात करें कि यह अवशेष माना जाता है मित्रों 33 सागर का। देखिए, यह अवशेष माना जाता है 33 सागर का। किसका अवशेष माना जाता है मित्रों? 33 सागर का। 33 सागर का यह अवशेष माना जाता है। दोस्तों 33 सागर के अवशेष यह माना जाता है, इसका हमें प्रमाण क्या है कि सर ये 33 सागर का अवशेष माना जाता है। देखिए दोस्तों, इसके प्रमाण की अगर हम बात करें कि सर ये 33 सागर के अवशेष का हमें प्रमाण क्या है कि 33 सागर का अवशेष है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए दोस्तों, बात करें कि सर इसके प्रमाण की हमें क्या जानकारी मिलती है कि 33 सागर का अवशेष है। तो पहला प्रमाण मिलता है कि इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर खारे पानी की झीलों का बनना, खारे पानी की झीलों का बनना पहला दोस्तों माना जाता है। इसका प्रमाण कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में खारे पानी की झीलों का बनना, खारे पानी की झीलों का बनना, खारे पानी की झीलों का बनना। दूसरा आ जाता है प्रमाण कि इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थों का पाया जाना। देखिए, कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थों का पाया जाना, कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थों का पाया जाना, पेट्रोलियम पदार्थों का पाया जाना। कैसे सर? देखिए, खारे पानी की झीलों की हम बात करें कि सर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर खारे पानी की झीलों का कैसे सर बनना, देखिए उसकी हम बात करें कि सर खारे पानी की झीलों का बनना। देखिए, यह है दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ दोस्तों इसकी जो तली में स्थित है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा सागर अपना? 33 सागर। देखिए है ना, कौन सा सागर अपना? 33 सागर। और यहाँ पर दोस्तों इस मिट्टी के अंदर दोस्तों लवणता की मात्रा क्या है? सर्वाधिक है। लवणता की मात्रा क्या है इसमें? सर्वाधिक है। और लवणता की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण इन दो पेंदों के बीच दोस्तों कौन सा बल लगता है? संपीड़न बल के कारण ये जो लवणता है दोस्तों वो भूमि के, है ना, भूमि के या धरातल के ऊपर आ जाता है, जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक दोस्तों खारे पानी की झील हमें क्या मिलती है? देखने को मिलती है। ठीक है, यानी पश्चिमी राजस्थान में आज भी दोस्तों राजस्थान के अंदर खारे पानी की झीलें देखने को मिलती है। खारे पानी की झील, खारे पानी की झीलें देखने को मिलती है इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर। दूसरा पॉइंट है कि दोस्तों कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थों का पाया जाना। देखिए दोस्तों, कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थों का पाया जाना दोस्तों 8000 करोड़ वर्ष पूर्व दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जमीन के अंदर वनस्पति दबने के कारण, है ना, देखिए वनस्पति तथा जीव जंतुओं के दबने के कारण दोस्तों यहाँ पर किसकी प्राप्ति हुई थी? हमें कोयले की प्राप्ति हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों 33 सागर का जो प्रमाण हमें देखने को मिलता है वो एक तो मिलती है दोस्तों खारे पानी की झीलों का बनना, दूसरा आ जाता है दोस्तों कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थों का पाया जाना इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। तो दोस्तों बात करें कि ये हिस्सा किसका माना जाता है। देखिए, एक तो हम विश्व के सापेक्ष बात करेंगे इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, और दूसरी हम बात करेंगे भारत के सापेक्ष। देखिए, विश्व के सापेक्ष अगर हम बात करें कि सर ये विश्व के सापेक्ष किसका हिस्सा माना जाता है, देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अगर हम बात करें कि सर ये हिस्सा किसका माना जाता है, देखिए यह हिस्सा किसका माना जाता है। देखिए, हम बात करें विश्व के सापेक्ष, अगर हम इसके हिस्से की बात करें कि विश्व के सापेक्ष ये किसका हिस्सा माना जाता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए दोस्तों, यह आ जाता है मित्रों
विश्व के सापेक्ष हम बात करें तो यह आ जाता है मित्रों सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। देखिए अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसे काला मरुस्थल भी कहा जाता है। देखिए जिसे काला मरुस्थल भी कहा जाता है ना, जिसे काला मरुस्थल भी कहा जाता है इस सहारा मरुस्थल को। और इस सहारा मरुस्थल के सारे हम बात करें, इसके सारे हम बात करें तो यहाँ आ जाता है मित्रों अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर। देखिए यहाँ आ जाता है अरब सागर, है ना। उस अरब सागर के पूर्व में अगर हम बात करें तो ये आ जाता है दोस्तों भारत की स्थिति, है ना। इस ओर आ जाती है मित्रों भारत की स्थिति। और भारत की अगर हम बात करें तो अरब सागर के ये पूर्व में स्थित है मित्रों, अरब सागर के पूर्व में स्थित है। और इसकी सारे दोस्तों बात करें कि सर ये आ जाता है अपना पश्चिमी मरुस्थल, जिसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है ना। पश्चिमी मरुस्थल या थार का मरुस्थल कहा जाता है। तो ये हिस्सा माना जाता है दोस्तों सहारा का हिस्सा। किसका हिस्सा माना जाता है दोस्तों? सहारा का हिस्सा माना जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि विश्व के सापेक्ष पश्चिमी मरुस्थल है वो एक सहारा मरुस्थल का हिस्सा माना जाता है। देखिए विश्व के सापेक्ष ये सहारा मरुस्थल का हिस्सा माना जाता है। देखिए सहारा मरुस्थल का हिस्सा माना जाता है। सहारा मरुस्थल का हिस्सा माना जाता है, जिसे दोस्तों कहा जाता है ग्रेट पोलियोआर्टिक। जिसे कहा जाता है ग्रेट पोलियोआर्टिक कहा जाता है। यानी विश्व के सापेक्ष पश्चिमी मरुस्थल दोस्तों जो हिस्सा माना जाता है वो सहारा मरुस्थल का हिस्सा माना जाता है। किसका हिस्सा माना जाता है मित्रों? सहारा मरुस्थल का हिस्सा माना जाता है, जिसे ग्रेट पोलियोआर्टिक कहा जाता है ना। ग्रेट पोलियोआर्टिक कहा जाता है। और अगर हम भारत के सापेक्ष बात करें कि भारत के सापेक्ष पश्चिमी मरुस्थल किसका हिस्सा माना जाता है, तो देखिए दोस्तों यह स्थिति आ जाती है भारत की, है ना। यह स्थिति आ जाती है भारत की। और राजस्थान स्थित है भारत के पश्चिम में, है ना, उत्तर पश्चिम में। तो दोस्तों यहाँ पर जो मरुस्थल है राजस्थान के अंदर, जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है, तो यह मित्रों थार का मरुस्थल का हिस्सा माना जाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, देखिए हिस्से की बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के क्षेत्रफल की, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की कि सर इसका क्षेत्रफल कुल कितना है। देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आ जाता है मित्रों, देखिए क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आ जाता है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। इसका कुल क्या है? क्षेत्रफल है, जो राजस्थान का दोस्तों 61.11% है। देखिए क्षेत्रफल की हम बात करें तो आ जाता है मित्रों 1,75,000 किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का मित्रों, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का मित्रों यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का यह दोस्तों 61.11% है। कितना है मित्रों? 61.11% है इसका क्षेत्रफल पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जनसंख्या की, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनसंख्या की कि सर यहाँ पर इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जनसंख्या कितनी निवास करती है। उस जनसंख्या की हम बात करें तो जनसंख्या आ जाती है मित्रों 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत, है ना। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है मित्रों? 40% जनसंख्या निवास करती है। देखिए जनसंख्या की भी बात हो गई। अब हम बात करेंगे इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के विस्तार की कि यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के किन किन जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, उसके हम विस्तार की बात करें तो देखिए दोस्तों विस्तार की हम बात करेंगे इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के विस्तार की। देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम विस्तार की बात करें कि सर ये इसका विस्तार राजस्थान के किन किन जिलों में है, तो उस विस्तार की हम बात करेंगे। देखिए इसके विस्तार की हम बात करें तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दोस्तों इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत 12 जिलों को सम्मिलित किया गया। कितने जिलों को सम्मिलित किया गया मित्रों? 12 जिलों को सम्मिलित किया गया इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत। देखिए मौसम विभाग के अनुसार, है ना, मौसम विभाग के अनुसार, मौसम विभाग के अनुसार कुल जिलों की संख्या बोले तो कितने सर? 12 जिलों को सम्मिलित किया गया है। वो 12 जिले कौन कौन से उनकी भी हम चर्चा करेंगे। देखिए 12 जिलों की अगर हम बात करें कि सर वो 12 जिले कौन कौन से इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत, देखिए यह है अपना दोस्तों राजस्थान। और इस राजस्थान की हम बात करें 12 जिलों की तो 12 जिले आ जाते हैं दोस्तों इस प्रकार से। ये आ जाती है दोस्तों अपने बीचों बीच कौन सी श्रृंखला? अरावली पर्वत, है ना, यह आ जाती है अपनी अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान को 2 भागों में क्या करती है? डिवाइड करती है ना। राजस्थान को 2 भागों में क्या करती है मित्रों? डिवाइड करती है। देखिए बात करें कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर विस्तार की अगर हम बात करें, है ना, किसकी बात कर रहे हैं अपन? विस्तार की। तो 12 जिलों के अंतर्गत इसका कुल विस्तार है। वो 12 जिले कौन कौन से मित्रों? देखिए उत्तर में अगर हम बात करें तो आ जाता है अपना हनुमानगढ़, है ना, कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। बाद में अगर हम बात करें इसके नीचे तो आ जाता है अपना गंगानगर, है ना, कौन सा नगर? गंगानगर आ जाता है। उसके बाद आ जाता है मित्रों बीकानेर, बीकानेर। और बीकानेर के बाद देखें तो आ जाता है जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद हम बात करें तो आ जाता है मित्रों बाड़मेर। बाड़मेर के बाद बात करें तो आ जाता है अपना जालोर। और जालोर के बाद हम बात करें तो यहाँ बीच में आ जाता है अपना कौन सा? जोधपुर। और जोधपुर के हम उत्तरी जिलों की बात करें तो यहाँ आ जाता है शेखावाटी के जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू, यहाँ आ जाता है नागौर और यहाँ आ जाता है पाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 यानी 12 जिलों को सम्मिलित किया गया इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत। कितने जिले मित्रों? 12 जिले, ठीक है। देखिए हम लिखेंगे 12 जिलों को तो आ जाता है अपना पहला हनुमानगढ़, है ना, हनुमानगढ़। फिर आ जाता है मित्रों गंगानगर, देखिए गंगानगर। उसके बाद आ जाता है मित्रों बीकानेर, बीकानेर। बीकानेर के बाद बात करें तो आ जाता है अपना जैसलमेर, है ना, जैसलमेर। और 5वां जिला आ जाता है मित्रों बाड़मेर, है ना, कौन सा जिला अपना? बाड़मेर। बाड़मेर के बाद हम बात करें तो आ जाता है जालोर। और 7वां जिले की बात करें तो आ जाता है कौन सा? जोधपुर, है ना, जोधपुर। 8वें जिले की हम बात करें तो आ जाता है चूरू। 9वें पे आ जाता है दोस्तों सीकर। फिर आ जाता है झुंझुनू, झुंझुनू। और आ जाता है 11वें पे दोस्तों नागौर। और लास्ट आ जाता है 12वां जिला आ जाता है पाली। कौन सा जिला मित्रों? पाली। यानी ये 12 जिले मित्रों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किए गए, ठीक है। तो इसके विस्तार की भी अपन ने बात कर ली पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। नेक्स्ट हम बात करें इसके मिट्टी की, है ना, कि इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है उस मिट्टी की भी बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ की अर्थव्यवस्था की भी बात करेंगे, यहाँ की जनगणत्व की हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की मिट्टी की कि इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है मित्रों वो पाई जाती है मिट्टी रेतीली बलुई मिट्टी, है ना, रेतीली बलुई मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। देखिए इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर रेतीली बलुई मिट्टी, है ना, रेतीली बलुई मिट्टी इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। इस मिट्टी की हम बात करें, इस मिट्टी की विशेषता की अगर हम बात करें तो दोस्तों इस मिट्टी की विशेषता आ जाती है
कि इस मिट्टी के अंदर दोस्तों लवणता की मात्रा सर्वाधिक है। हमने बात की थी दोस्तों भौगोलिक प्रदेशों की, कि इनकी दोस्तों जो सर्वप्रथम जिसकी उत्पत्ति हुई थी भौगोलिक प्रदेशों की, दो अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के आपस में टकराने से दोस्तों इनकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों। बीच का जो सागर था उसे हम तैतीस सागर के नाम से जाना जाता था, और तैतीस सागर के जो अवशेष है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं ना, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। तो रेतीली बलुई मिट्टी दोस्तों, इसकी विशेषता की हम बात करें तो इसकी लवणता सर्वाधिक होती है ना, लवणता सर्वाधिक, यानी यह मिट्टी दोस्तों खाद्य पदार्थों के लिए उपयोग में नहीं ली जाती। दूसरी बात करें इसकी विशेषता की तो इसकी उत्पादन क्षमता बिल्कुल कम होती है। देखिए उत्पादन क्षमता कम होती है, उत्पादन क्षमता कम है ना, उत्पादन क्षमता इसकी कम होती है। और तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो जनग्रहण क्षमता इसकी अत्यधिक सर्वाधिक होती है, यानी पानी को जल्दी से ये क्या करती है, सोख लेती है दोस्तों, है ना। जल ग्रहण क्षमता अधिक, जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है इस मिट्टी की, जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है इस रेतीली बलुई मिट्टी की। तो यह मिट्टी दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, जिसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, तो बात करेंगे हम इसके जनघनत्व की, है ना। जनघनत्व की हम बात करें तो जनघनत्व दोस्तों इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर 103 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर इसका क्या पाया जाता है दोस्तों, जनघनत्व होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर वर्षा की, है ना। तो वर्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों वर्षा पाई जाती है 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच। देखिए इस प्रदेश के वर्षा की अगर हम बात करें तो 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर क्या पाई जाती है मित्रों, वर्षा पाई जाती है ना, वर्षा पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं मित्रों अरावली पर्वतमाला के 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से पूर्व में जो भी जिले हैं वो इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। देखिए अरावली पर्वतमाला के, है ना, अरावली पर्वतमाला के 50 सेंटीमीटर के पूर्व में जिले वो किसके अंतर्गत आएंगे मित्रों, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। यानी हम यहाँ की वर्षा की बात करें तो 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर क्या पाई जाती है दोस्तों, वर्षा होती है ना। वर्षा के दिनों में यहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है। अब यहाँ की हम दोस्तों अर्थव्यवस्था की बात करें कि सर यहाँ पर लोग अपना जीवन यापन किससे चलाते हैं, तो जीवन यापन हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों पूरा रेगिस्तानी है ना, यहाँ पर पूरा क्या है मित्रों, रेगिस्तानी है। तो इस रेगिस्तान के अंदर मित्रों सर्वाधिक जो पाए जाते हैं वो पाया जाता है मित्रों पशु, है ना, पशु पाए जाते हैं। यानी हम बात करें तो सर्वाधिक दोस्तों भेड़ें भी हमें कहाँ देखने को मिलती है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। यानी हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो मुख्य कार्य है वो है दोस्तों कृषि। यानी यहाँ के लोग किस पर निर्भर है मित्रों, कृषि प्लस पशुपालन, है ना, कृषि प्लस पशुपालन, ठीक है। कृषि प्लस पशुपालन पर अर्थव्यवस्था की हम पश्चिमी मरुस्थल की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर, देखिए हमने इसकी बात की दोस्तों विस्तार की, तो विस्तार आ जाता है 12 जिलों के अंतर्गत। अर्थव्यवस्था की हमने बात की तो यह कृषि प्लस अर्थव्यवस्था, कृषि प्लस पशुपालन को लेकर यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे यहाँ के लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के वर्गीकरण की, किस तरह इसके वर्गीकरण की हम बात करें तो इसे वर्गीकरण के आधार पर मित्रों 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, 2 भागों में। देखिए उन वर्गीकरण की भी अपन बात करें, देखिए इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की हम वर्गीकरण की बात करें, है ना, वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो इससे मित्रों 2 उपभागों में बांटा गया है। कितने उपभागों में बांटा गया दोस्तों, 2 उपभागों में बांटा गया है, 2 उपभागों में बांटा गया है। कितने उपभागों में मित्रों, 2 उपभागों में बांटा गया है। एक आ जाता है मित्रों यानी
शुष्कता के आधार पर, है ना, शुष्कता के आधार पर इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है मित्रों? 2 भागों में। कौन कौन से सर्वे 2 भाग? देखिए 2 भागों की हम बात करें तो एक आ जाता है शुष्क रेतीला मैदान, है ना, शुष्क रेतीला प्रदेश या मैदान कह सकते हैं हम, शुष्क रेतीला मैदान। और दूसरी हम बात करें तो आ जाता है मित्रों अर्ध शुष्क प्रदेश। देखिए अर्ध शुष्क प्रदेश, दूसरा आ जाता है अर्ध शुष्क प्रदेश। पहला आ जाता है शुष्क रेतीला मैदान और दूसरा आ जाता है अर्ध शुष्क प्रदेश। देखिए ये दोस्तों वर्गीकरण यानी उपभागों में बांटा गया इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, है ना। हम इसके उपभागों की बात करें पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के, तो इसको दोस्तों 2 उपभागों में बांटा गया है। पहला आ जाता है शुष्क रेतीला मैदान और दूसरा आ जाता है अर्ध शुष्क प्रदेश। देखिए शुष्क रेतीले मैदान की हम बात करें तो इसकी अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर इसके विस्तार की हम बात करें तो विस्तार आ जाता है मित्रों 4 जिलों के अंदर। कितने जिलों के अंदर? 4 जिलों के अंदर। वो 4 जिले हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के पूर्व में स्थित दोस्तों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, है ना। ये 4 जिले दोस्तों इस शुष्क रेतीले मैदान के अंतर्गत आते हैं। देखिए 4 जिलों की बात करें कि सर इसके विस्तार की हम बात करें शुष्क रेतीले मैदान की तो आ जाता है अपना जैसलमेर, है ना, जैसलमेर। फिर आ जाता है मित्रों बाड़मेर, उसके बाद आ जाता है बीकानेर, बीकानेर के बाद हम बात करें तो आ जाता है मित्रों जोधपुर, है ना, जोधपुर। कौन सा जिला अपना? जोधपुर। यानी इस विस्तार की बात करें तो 4 जिले इस शुष्क रेतीले मैदान के अंतर्गत आते हैं। और इस शुष्क रेतीले मैदान की हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों वर्षा तो होती है कम और वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मित्रों रेत के टीले, है ना। क्या पाए जाते हैं मित्रों? रेत के टीले। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं मित्रों? सर्वाधिक रेत के टीले देखने को हमें मिलते हैं। रेत के टीले सर्वाधिक, रेत के टीले सर्वाधिक यहाँ पर पाए जाते हैं। और वर्षा भी क्या हो जाती है दोस्तों? कम पाई जाती है यहाँ पे, वर्षा कम और रेत के टीले सर्वाधिक। ठीक है दोस्तों। देखिए मित्रों शुष्क रेतीले मैदान की भी हम बात करें तो इसे भी वापस दोस्तों 2 उपभागों में बांटा गया है ना। पहले तो दोस्तों इसके वर्गीकरण की हमने बात की थी तो इसके वर्गीकरण के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा था। एक तो शुष्क रेतीला मैदान, दूसरा अर्ध शुष्क मैदान। ठीक है, लेकिन शुष्क रेतीले मैदान को भी दोस्तों 2 उपभागों में बांटा गया है और वो 2 उपभाग कौन कौन से उसकी भी अपन बात करेंगे। देखिए शुष्क रेतीले मैदान, देखिए, है ना, शुष्क रेतीला मैदान। शुष्क रेतीले मैदान को भी मित्रों 2 भागों में बांटा गया। एक भाग आ जाता है दोस्तों, एक भाग आ जाता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, है ना। एक भाग आ जाता है मित्रों बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। और दूसरा आ जाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, है ना, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। यानी शुष्क रेतीले मैदान को भी मित्रों 2 भागों में बांटा गया है। एक आ जाता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा आ जाता है मित्रों बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे था दोस्तों अर्ध शुष्क मैदान, है ना। देखिए हम अर्ध शुष्क मैदान की भी बात करेंगे, अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, देखिए मित्रों शुष्क रेतीले मैदान को भी 2 भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और अर्ध शुष्क प्रदेश को भी हम बात करें तो इसको भी दोस्तों 4 उपभागों में बांटा गया है। कितने उपभागों में बांटा गया है मित्रों? 4 उपभागों में बांटा गया है। सर कौन कौन से वे 4 भाग उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए 4 भाग आ जाते हैं मित्रों। एक आ जाता है मित्रों गग्गर का मैदान या गग्गर बेसिन, गग्गर का मैदान, देखिए गग्गर का मैदान। दूसरा आ जाता है मित्रों शेखावाटी बेसिन या शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश।
तीसरा आ जाता है मित्रों नागौरी उच्च भूमि, है ना, नागौरी उच्च भूमि। और चौथा आ जाता है मित्रों लूनी बेसिन, है ना, लूनी बेसिन या गोंडवाना बेसिन, है ना, गोंडवाना प्रदेश। ठीक है, तो अर्ध शुष्क प्रदेश को भी मित्रों 4 भागों में बांटा गया है और शुष्क रेतीले मैदान को 2 भागों में बांटा गया। अब हम दोस्तों एक एक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की, है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। देखिए बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की हम बात करें तो इसके सबसे पहले हम विस्तार की बात करते हैं, है ना, इसके विस्तार की बात करें तो इसके विस्तार का आ जाता है मित्रों, एक तो आ जाता है मित्रों शेरगढ़, है ना, चौहटन, बालेरी, बालेरी पड़ता मित्रों चूरू जिले के अंदर, है ना। इसके अंतर्गत विस्तार की हम बात करें तो देखिए दोस्तों बालेरी गांव आ जाता है, बालेरी पड़ता चूरू जिले के अंदर। फिर आ जाता है मित्रों शेरगढ़, है ना, उसके बाद आ जाता है मित्रों चौहटन, चौहटन के बाद आ जाता है मित्रों चूरू, है ना, कौन सा अपना चूरू। इसके विस्तार की हमने बात की है। और राजस्थान का मित्रों ये कुल प्रतिशत की बात करें तो यह आ जाता है मित्रों 58.50% पर इसका क्या है दोस्तों फैलाव है, 58.50% पर इसका कुल फैलाव है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की, है ना, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की 58.50% पर इसका कुल फैलाव है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इस बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की तो इसे दोस्तों महान मरुस्थल भी कहा जाता है ना, इसे क्या कहा जाता है मित्रों महान मरुस्थल भी कहा जाता है। देखिए महान मरुस्थल, सर महान मरुस्थल इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे रेत के टीलों के बारे में। यहाँ पर सर्वाधिक दोस्तों रेत के टीले पाए जाते हैं, वर्षा तो कम पाई जाती है और यहाँ पर दोस्तों रेत के टीले में क्या मिलते हैं सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ पर दोस्तों रेत के टीले हमें सर्वाधिक देखने को मिलेंगे, रेत के टीले, है ना, रेत के टीले सर्वाधिक देखने को मिलेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, और इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार आ जाता है मित्रों, है ना, इसका विस्तार आ जाता है मोहनगढ़ गंगानगर, है ना, मोहनगढ़ गंगानगर। चौहटन में भी इसका विस्तार है, जैसलमेर में भी इसका विस्तार है दोस्तों। ठीक है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। और परसेंटेज की बात करें, विस्तार की बात करें, क्या इसका फैलाव की बात करें तो 48.50% पर इसका कुल क्या है फैलाव है ना, 48.50% पर इसका क्या है कुल फैलाव है। देखिए बात करने जा रहे हैं अपन बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। देखिए बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की हम बात करें, है ना, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। देखिए बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक पाए जाते हैं रेत के टीले। क्या पाए जाते हैं मित्रों रेत के टीले। इसके विस्तार की अपन ने बात की थी, विस्तार की हम बात की थी, चौहटन आ जाता है इसके अंतर्गत। फिर आ जाता है मित्रों बालेरी गांव, चूरू आ जाता है, शेरगढ़ आ जाता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंतर्गत। देखिए रेत के टीलों की हम बात करें तो देखिए दोस्तों वनस्पति के आधार पर, है ना, वनस्पति के आधार पर यहाँ पर 2 प्रकार के टीले पाए जाते हैं। एक तो आकार के आधार पर टीले पाए जाते हैं, दूसरा वनस्पति के आधार पर टीले पाए जाते हैं। कैसे सर, देखिए एक शब्द आता है मित्रों, है ना, एक शब्द आता है मित्रों मरुस्थल मार्च। क्या शब्द आता है मरुस्थल मार्च। देखिए इस मरुस्थल मार्च का अर्थ होता है मित्रों ये संबंधित है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंतर्गत। और इस मरुस्थल मार्च का अर्थ होता है मित्रों रेगिस्तान का आगे बढ़ना, है ना, रेगिस्तान का आगे बढ़ना, यानी मिट्टी का अपरदन के साथ जो रेगिस्तान का जो भाग है मित्रों वो पूर्व की ओर इसका प्रसार होना, ये कहलाता है मित्रों रेगिस्तान मार्च या मरुस्थल मार्च कहते हैं जिसे। देखिए दोस्तों मरुस्थल मार्च का अर्थ होता है दोस्तों हवा के माध्यम से मरुस्थल का आगे बढ़ना, है ना, हवा के माध्यम से, हवा के माध्यम से मिट्टी का आगे बढ़ना, मिट्टी का आगे बढ़ना,
है ना, मिट्टी का आगे बढ़ना, यानी रेगिस्तान का आगे बढ़ना। देखिए रेगिस्तान का आगे बढ़ना, रेगिस्तान का आगे बढ़ना। मरुस्थल मार्च का अर्थ होता है रेगिस्तान का आगे बढ़ना। देखिए दोस्तों, जैसे ये हवा चल रही है ना, ये हवा चल रही है, और यहाँ पर मित्रों हम बात करें तो रेगिस्तान के अंदर किसकी अधिकता, मिट्टी की अधिकता। हवा के माध्यम से दोस्तों यहाँ की जो मिट्टी है वो उड़कर कहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है, यानी मिट्टी का अपरदन होने के साथ वो आगे की तरफ आ जाती है, आगे से वो आगे आएगी, यानी इस प्रकार से मिट्टी का क्या होगा, अपरदन होगा। और जैसे जैसे दोस्तों रेगिस्तान बढ़ेगा तो इसी शब्दों में इसे कहा जाता है मरुस्थल मार्च, है ना, मरुस्थल मार्च, यानी हवा के माध्यम से मिट्टी का आगे बढ़ना या मिट्टी का अपरदन, वही कहलाता है मित्रों मरुस्थल मार्च। और इस मरुस्थल मार्च की अगर हम बात करें तो इस रेगिस्तान प्रचार के लिए दोस्तों राजस्थान के अंदर, इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक गांव फेमस है इसके प्रसार के लिए। उस गांव का नाम है मित्रों नाचना गांव। कौन सा गांव, नाचना। नाचना मित्रों ऊंट की एक नस्ल भी है जो सर्वाधिक दोस्तों सुंदर भी है ना। तो बात करें कि सर रेगिस्तान प्रचार के लिए जो गाँव जाना जाता है मित्रों वो है नाचना गाँव। देखिए रेगिस्तान प्रचार के लिए, देखिए रेगिस्तान प्रसार के लिए जो गांव जाना जाता है मित्रों उस गांव का नाम है नाचना गांव। देखिए कौन सा गांव, नाचना गांव। नाचना गांव सर कहाँ है, नाचना गांव है सर जैसलमेर जिले के अंदर, है ना, जैसलमेर जिले के अंदर ये गांव है नाचना गांव, जो रेगिस्तानी प्रसार के लिए दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आज हम भारत की बात करें कि सर भारत के अंदर रेगिस्तान के प्रसार को या मरुस्थल मार्च के प्रसार के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है, तो आ जाता है मित्रों हरियाणा, है ना। कौन सा, अपना हरियाणा। देखिए भारत की हम बात करें तो आ जाता है मित्रों हरियाणा, जो रेगिस्तानी मार्च के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये था दोस्तों मरुस्थल मार्च। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके टीलों की, है ना, हम इसके टीलों की बात करें यानी वनस्पति के आधार पर इसके टीलों की बात करें तो एक शब्द आ जाता है मित्रों इस पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंदर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत बरखान की, है ना, किसकी मित्रों, बरखान की। क्या होता है सर बरखान, देखिए बरखान की हम बात करें तो शब्द आ जाता है मित्रों बरखान, है ना, शब्द आ जाता है मित्रों बरखान। क्या होता है सर बरखान, देखिए हवा के माध्यम से, है ना, हवा या पवन के माध्यम से दोस्तों अर्धचंद्राकार रेगिस्तान के अंदर जो टीले बनते हैं उन्हें हम कहते हैं बरखान। क्या कहते हैं उसे दोस्तों, बरखान। और इस बरखान की हम बात करें तो यह राजस्थान के पश्चिमी जैसलमेर जिले के अंदर इसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगर प्रदेश पूछे तो सर्वाधिक दोस्तों बरखान पाया जाता है शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत, और जिले की हम बात करें या फिर स्थान की हम बात करें तो आ जाता है अपना बालेरी गांव पड़ता चूरू। यह किसके लिए फेमस है मित्रों, बरखान के लिए फेमस है। देखिए बरखान की हम बात करें तो हवा के माध्यम से, है ना, हवा के माध्यम से इस प्रकार से अर्धचंद्राकार दोस्तों टीला बन जाता है रेगिस्तान के अंदर, है ना, अर्धचंद्राकार टीला बन जाता है, उसे हम कहते हैं बरखान, है ना, हवा के माध्यम से। देखिए हवा के माध्यम से इस प्रकार से मित्रों हवा चलती है, उस हवा के माध्यम से जो अर्धचंद्राकार टीला बनता है उसे हम कहते हैं बरखान, है ना। इसकी आकृति कैसी, अर्धचंद्राकार, है ना, अर्धचंद्राकार। ठीक है, अर्धचंद्राकार हवा के माध्यम से रेत के टीलों के माध्यम से यहाँ पर दोस्तों जो आकृति बनती है एक आधा चंद्रमा के समान इसकी आकृति बनती है, इसे दोस्तों इसलिए अर्धचंद्राकार टीला कहा जाता है। और यह दोस्तों रेगिस्तान के अंदर सर्वाधिक या टीलों में हम बात करें तो सर्वाधिक गतिशील भी दोस्तों यह बरखान है ना, सर्वाधिक गतिशील, रेत के टीलों में सर्वाधिक गतिशील होता है, गतिशील, और सर्वाधिक दोस्तों विनाशकारी होता है ना,
सर्वाधिक विनाशकारी भी यह टीला होता है। कौन सा दोस्तों? बरखान, जो अर्धचंद्राकार आकृति का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस बरखान की। तो बरखान के लिए दोस्तों जो फेमस गांव है वो आ जाता है मित्रों बालेरी गांव। कौन सा गांव मित्रों? बालेरी गांव। कैसे सर? देखिए दोस्तों, बरखान के लिए जो प्रसिद्ध गांव है मित्रों, प्रसिद्ध स्थान या गांव की बात करें तो आ जाता है मित्रों बालेरी गांव, है ना, बालेरी गांव। सर बालेरी गांव कहां पड़ता? चूरू जिले के अंदर, है ना। बालेरी गांव चूरू इस बरखान के लिए सर्वाधिक क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है ना। और अगर हम प्रदेश की बात करें तो दोस्तों प्रदेश की हम बात करें तो आ जाता है अपना शेखावाटी प्रदेश। कौन सा प्रदेश मित्रों? शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत, इस शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत बरखान की सर्वाधिक क्या पाई जाती है दोस्तों? मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ये था मित्रों बरखान, जो अर्धचंद्र का टीला है। हवा के माध्यम से यानी मिट्टी के अपरदन से या हवा के माध्यम से दोस्तों इसकी आकृति हो जाती है अर्धचंद्राकार के रूप में, और सर्वाधिक गतिशील भी होता है ये बरखान, सर्वाधिक विनाशकारी भी होता है। और प्रसिद्ध स्थान की बात करें तो आ जाता है अपना बालेरी गांव। बालेरी गांव पड़ता चूरू। और प्रदेश की हम बात करें तो आ जाता है अपना शेखावाटी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अपना शेखावाटी प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीलों की। तो आगे हम टीलों की बात करें तो आ जाता है अपना, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम टीलों की बात करें, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम टीलों की बात करें तो आगे आ जाता है अपना अनुदेंद्रिय, है ना। एक अनुदेंद्रिय नाम आता है दोस्तों, एक अनुप्रस्थ नाम आता है। दोनों में क्या डिफरेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक आ जाता है अनुदेंद्रिय, है ना, अनुदेंद्रिय, और दूसरा आ जाता है मित्रों अनुप्रस्थ, है ना। दूसरा आ जाता है अनुप्रस्थ। ये दो दोस्तों रेत के टीले हैं, अनुदेंद्रिय और अनुप्रस्थ। देखिए दोस्तों, हवा के समकोण पर बनने वाले जो टीले हैं मित्रों उसे कहा जाता है अनुदेंद्रिय, है ना। हवा के समकोण पर जो बनने वाले टीले हैं उन्हें कहा जाता है अनुदेंद्रिय। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से रेगिस्तान के अंदर हवा चलती है और हवा के समानांतर जो टीले बनते हैं, रेत के टीले बनते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों अनुदेंद्रिय टीले, है ना। उसे हम कहते हैं अनुदेंद्रिय टीले कहा जाता है। यानी हवा के समानांतर रेत के टीले बनना, रेत के टीले बनना क्या कहलाता मित्रों? अनुदेंद्रिय कहलाता। ठीक है, और अनुप्रस्थ का मतलब होता है मित्रों हवा के लंबवत जो टीले बनते हैं मित्रों उन्हें हम कहते हैं अनुप्रस्थ टीले। कैसे दोस्तों? देखिए, इस प्रकार से मित्रों हवा चल रही है और हवा के लंबवत जो टीले बनते हैं मित्रों, हवा के यानी पवन मार्ग में कोई अवरोध के कारण जो टीले बनते हैं मित्रों उन्हें हम कहा जाता है अनुप्रस्थ टीले, है ना। इस प्रकार से दोस्तों टीले बनते हैं उसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ टीले, यानी पवन मार्ग के, है ना, पवन मार्ग में अवरोध के कारण, है ना, अवरोध के कारण जो टीले बनते हैं, टीले बनना वो क्या कहलाता मित्रों? अनुप्रस्थ टीले कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे हम बात करें तो आगे आ जाता है दोस्तों एक और प्रसिद्ध टीला है, उसका नाम है मित्रों पैराबोलिक, है ना। कौन सा टीला? अपना पैराबोलिक। क्या होता है सर पैराबोलिक? देखिए, पैराबोलिक की हम बात करें, पैराबोलिक, देखिए पैराबोलिक की हम बात करें तो मित्रों पेड़ के सारे जो टीले बनते हैं उसे हम कहते हैं पैराबोलिक टीले। इनकी आकृति दोस्तों कभी कभी तारेनुमा भी हो जाती है ना, इनकी आकृति कभी कभी तारेनुमा भी हो जाती है। ठीक है, इसलिए इन्हें भी तो तारा बालू का स्तूप भी कहा जाता है। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो पाया जाने वाला पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जो टीले पाए जाते हैं वो पाया जाता है मित्रों पैराबोलिक टीला, है ना, पैराबोलिक। यानी हम बात करें कि पेड़ के सारे जो टीले बनते हैं उन्हें हम कहते हैं पैराबोलिक टीला। पेड़ के सारे, है ना,
पेड़ के सहारे साले टीले बनते हैं उन्हें हम कहते हैं पैराबोलिक टीला। और इनकी जो आकृति है मित्रों वो कभी कभी हो जाती है मित्रों तारानुमा, है ना, तारानुमा आकृति भी इनकी हो जाती है, इसलिए इन्हें तारा बालू का स्तूप भी कहा जाता है। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो टीले पाए जाते हैं मित्रों वो पाए जाते हैं पैराबोलिक टीला, है ना। देखिए राजस्थान के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला टीला, है ना, कौन सा, अपना पैराबोलिक टीला, ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला टीला, ठीक है। देखिए दोस्तों अलग अलग हम बात करेंगे, सर्वाधिक जो रेत के टीले पाए जाते हैं वो तो पाए जाते हैं मित्रों जैसलमेर के अंदर, है ना, देखिए वो भी हम बात करेंगे। सर्वाधिक जो टीले पाए जाते हैं, देखिए सर्वाधिक टीले वो तो आ जाता है अपना जैसलमेर, है ना, जैसलमेर। सभी प्रकार के टीलों की हम बात करें कि सर सभी प्रकार के रेत के टीले या दोहरे हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, सभी प्रकार के टीले, देखिए सभी प्रकार के टीले वो आ जाता है अपना जोधपुर, कौन सा पुर, अपना जोधपुर। और मित्रों सर्वाधिक पाया जाने वाला टीला वो आ जाता है मित्रों पैराबोलिका, है ना, पैराबोलिका टीला, सर्वाधिक पाया जाने वाला पैराबोलिक। सभी प्रकार के अगर टीले देखने को है आपको देखना है तो कौन से स्थान पर आना पड़ेगा, जोधपुर। और सर्वाधिक टीलों की हम बात करें तो आ जाता है अपना कौन सा, मेरा जैसलमेर, ठीक है। तो ये तो था मित्रों बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मित्रों बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की, है ना। देखिए बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की हम बात करें तो इसके विस्तार की हम बात करें तो 48.50% इसका कुल विस्तार है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की, है ना। और इस प्रदेश के अंतर्गत हम बात करें तो इस प्रदेश के अंतर्गत, देखिए इस प्रदेश के अंतर्गत हम बात करें आ जाता है अपना कौन सा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर दोस्तों इसके विस्तार की हम बात करें तो आ जाता है यह 48.50% पर यह फैलाव है, इसका 48.50% पर इसका कुल फैलाव है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। और इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर हम बात करें तो एक शब्द आ जाता है झीलें, यानी इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत झीलें पाई जाती है और जिसे स्थानीय भाषा में जिसे मित्रों प्लाया झील कहा जाता है, जिसे रण कहा जाता है, जिसे टोड कहा जाता है। देखिए इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत हम बात करें तो इस प्रदेश के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है झीलें। क्या देखने को मिलती है मित्रों, झीलें देखने को मिलती है। देखिए झीलें, है ना, इस प्रदेश के अंतर्गत हमें झीलें देखने को मिलती है। उन झीलों की हम बात करें, देखिए ये है दोस्तों अपना मरुस्थल, है ना, ये है दोस्तों अपना मरुस्थल। और इस मरुस्थल की हम बात करें, वर्षा के दिनों में हम बात करें तो यहाँ पर जो पानी आ जाता है, वर्षा का जो पानी इन टीलों के अंदर इकट्ठा हो जाता है और एक मित्रों अस्थायी झील का जो निर्माण होता है। और अस्थायी झीलों को दोस्तों कहा जाता है प्लाया झील। कैसी झील दोस्तों कहा जाता है, प्लाया झील। देखिए इससे दोस्तों प्लाया झील कहा जाता है, इससे दोस्तों रण कहा जाता है और इससे दोस्तों टोड कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, वर्षा के दिनों में मरुस्थल में दोस्तों इन टीलों के मध्य दोस्तों जो पानी भर जाता है और यह पानी दोस्तों अस्थायी, है ना, अस्थायी रूप में दोस्तों यहाँ पर भर जाता है और अस्थायी पानी को कहा जाता है दोस्तों प्लाया। देखिए वर्षा के दिनों में मरुस्थल के अंदर, वर्षा के दिनों में, है ना, वर्षा के दिनों में मरुस्थल में
अस्थायी झीलों को, है ना, अस्थायी झीलों को प्लाया कहा जाता है ना, प्लाया कहा जाता है, प्लाया कहा जाता है। ठीक है, क्लियर दोस्तों। वर्षा के दिनों में मरुस्थल में अस्थायी झीलों का जो निर्माण होता है उन्हें हम प्लाया झील कहा जाता है। और दोस्तों जो स्थायी झील होती है ना, जो स्थायी झील होती है वो स्थायी झीलों को दोस्तों कहा जाता है ना, स्थायी झील होती है उन्हें दोस्तों कहा जाता है टोड, है ना, क्या कहा जाता है, स्थायी झीलों को टोड कहा जाता है। और अस्थायी झील होती है उन्हें हम कहते हैं दोस्तों प्लाया झीलें। कौन सी झीलें दोस्तों, प्लाया झीलें। और दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों दलदली भूमि बन जाती है, यहाँ पर जो दलदली भूमि का निर्माण होता है उन दलदली भूमि को दोस्तों कहा जाता है रण, है ना, उसे कहा जाता है मित्रों रण। देखिए दलदली भूमि या लवणता भूमि, है ना, दलदली भूमि जिसे कहा जाता है मित्रों रण कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना मित्रों दोस्तों, मरुस्थल में वर्षा के दिनों में जो अस्थायी झीलों का जो निर्माण होता है उसे हम कहते हैं प्लाया झीलें। कैसी झीलें मित्रों, प्लाया झीलें। और प्लाया झीलों की हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो कृषि की जाती है उसे दोस्तों कहा जाता है खडीन, है ना। इस प्लाया झील के ऊपर इस मरुस्थल के अंदर दोस्तों जो कृषि की जाती है ना, जो कृषि की जाती है उसे मित्रों कहा जाता है खडीन। और ये कृषि की जाती है मित्रों पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, है ना, किसके द्वारा मित्रों, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, है ना, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर दोस्तों कृषि की जाती है खडीन के रूप में जो जाना जाता है। ठीक है मित्रों, देखिए मित्रों प्लाया भी निर्माण हो गया। देखिए दोस्तों वर्षा के दिनों में इस अस्थायी झील का निर्माण होता है और बाद में दोस्तों इसके सूखने पर, यानी गर्मी के दिनों में इसके सूखने पर जो दोस्तों मैदान बनता है, यहाँ दोस्तों मैदान बनता है, उस मैदान को दोस्तों कहा जाता है बालसन। क्या कहा जाता है मित्रों, बालसन। देखिए यानी हम कह सकते हैं कि दोस्तों प्लाया के सूखने के बाद या प्लाया के सूखने के बाद जो निर्मित मैदान बनता है उसे हम कहा जाता है बालसन कहा जाता है ना, उसे दोस्तों कहा जाता है बालसन। देखिए परिभाषा हम लिख लें कि प्लाया के सूखने के बाद, है ना, प्लाया के सूखने के बाद निर्मित मैदान, सूखने के बाद निर्मित मैदान बालसन कहलाता। क्या कहलाता मित्रों, बालसन कहलाता है। ठीक है, तो यहां तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे हम बात करें तो आगे आ जाता है दोस्तों एक पार्क, उस पार्क का नाम आ जाता है मित्रों आकलवुड फॉसिल पार्क, है ना। कौन सा पार्क है दोस्तों, आकलवुड फॉसिल पार्क। देखिए इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत एक पार्क आ जाता है, उस पार्क का नाम है दोस्तों आकलवुड फॉसिल पार्क। देखिए कौन सा पार्क आ जाता है मित्रों, आकलवुड फॉसिल पार्क। क्या है सर ये आकलवुड फॉसिल पार्क। देखिए इस पार्क की हम बात करें तो यह मित्रों जैसलमेर जिले के पश्चिम में स्थित है ना, जैसलमेर जिले के पश्चिम में स्थित है। देखिए इस पार्क की हम बात करें तो यह जैसलमेर जिले के पश्चिम में स्थित है, पश्चिम में स्थित जिले की हम बात करें तो आ जाता अपना जैसलमेर। कौन सा जिला, जैसलमेर। जैसलमेर के यह पश्चिम में स्थित है आकलवुड फॉसिल पार्क। ठीक है, बाद में हम बात करें इस आकलवुड फॉसिल पार्क की कि सर इसका अर्थ क्या होता है आकलवुड फॉसिल पार्क का। देखिए आकल का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी, है ना। क्या अर्थ होता है इसका, लकड़ी, है ना। आकल का मतलब होता है मित्रों लकड़ी और वुड का मतलब होता है दोस्तों, सॉरी आकल का मतलब होता है दोस्तों गांव और वुड का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी और फॉसिल का मतलब होता है दोस्तों जीवाश्म, है ना, जीवाश्म। और पार्क का मतलब होता है दोस्तों पार्क। ठीक है, यानी यहाँ पर दोस्तों 8,000 करोड़ वर्ष पुराने दोस्तों यहाँ पर हमें लकड़ी के प्रमाण देखने को मिले हैं। यानी यहाँ पर दोस्तों
प्राचीनतम लकड़ी के प्रमाण मिले हैं, प्राचीनतम लकड़ी के प्रमाण, है ना, प्राचीनतम लकड़ी के प्रमाण मिले हैं इस ओकलवुड फॉसिल पार्क के अंदर, जो जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, और ये किस काल के दोस्तों, तो काल आ जाता है जुरासिक काल। कौन सा काल मित्रों? जुरासिक काल, है ना। देखिए काल आ जाता है मित्रों जुरासिक काल। इस जुरासिक काल के यहाँ पर हमें प्रमाण देखने को मिले हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर ओकलवुड फॉसिल पार्क के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो एक बात आ जाती है दोस्तों, घास पाई जाती है इस पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत, घास आ जाती है मित्रों सेवन घास। कौन सी घास? सेवन घास। देखिए सेवन घास आ जाती है, कौन सी घास मित्रों? सेवन घास। देखिए सेवन घास, इस सेवन घास की हम बात करें तो दोस्तों यह प्रोटीन युक्त घास होती है। कैसी घास होती है मित्रों? प्रोटीन युक्त घास होती है ना। प्रोटीन युक्त घास होती है, और इस सेवन घास का जो वैज्ञानिक नाम है वो है लसिक्यूस सीडिकुस, है ना, लसिक्यूस सीडिकुस इसका वैज्ञानिक नाम है। और प्रोटीन से भरपूर यह घास पाई जाती है सेवन घास। और सेवन घास की हम बात करें मित्रों तो इसके सूखने पर दोस्तों एक अन्य नाम और आ जाता है जिसे कहा जाता है लिलोन घास। कौन सी घास मित्रों? लिलोन घास, है ना। इसके सूखने पर इसका एक और अन्य नाम आ जाता है जिसे लिलोन घास कहते हैं, और यह पश्चिमी मरुस्थल के अंदर जैसलमेर जिले के अंदर यह पाई जाती है ना। जैसलमेर जिले के अंदर यह पाई जाती है लिलोन घास, जिसे सेवन घास भी कहते हैं। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक दूध देने वाली जो गाय की नस्ल होती है वो इसी का दोस्तों क्या करती है? आहार करती है सेवन घास का, है ना। सेवन घास से ही दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की जो गाय है वो सर्वाधिक क्या देती है मित्रों? दूध देती है ना। क्या देती है मित्रों? सर्वाधिक दूध देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, तो आ जाता है मित्रों एक सांप पाया जाता है इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत, और सांप का नाम है मित्रों पीवड़ा। कौन सा सांप मित्रों? पीवड़ा। देखिए इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर इस बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंदर एक सांप पाया जाता है, उस सांप का नाम है मित्रों पीवड़ा, है ना। पीवड़ा क्या है सर? पीवड़ा देखिए पीवड़ा मित्रों एक सांप की प्रजाति है ना। पीवड़ा एक मित्रों सांप की प्रजाति है, सांप की प्रजाति है ना। पीवड़ा एक सांप की प्रजाति है, और यह मित्रों पीवड़ा है ना पीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है मित्रों? पीले रंग का। देखिए पीवड़ा यह पीले रंग का होता है ना, पीले रंग का होता है। और इस सांप के माध्यम से मित्रों देखिए ये भी जहर छोड़ता है, ऐसा नहीं कि ये जहर नहीं छोड़ता है। देखिए पीवड़ा एक सांप की प्रजाति है, और यह दोस्तों जहर छोड़ता है श्वास के माध्यम से। किसके माध्यम से मित्रों? श्वास के माध्यम से। यानी नींद करता हुआ मनुष्य उसके पास में आके दोस्तों श्वास के माध्यम से उसके श्वसन नलिका के अंदर क्या छोड़ता है? यह जहर छोड़ता है। ठीक है, और बहुत ही दोस्तों इसका जहर होता है दोस्तों वो बहुत ही हानिकारक होता है। मनुष्य की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं मित्रों कि श्वास के माध्यम से जहर छोड़ता है, श्वास के माध्यम से, है ना, सांस के माध्यम से जहर श्वास के माध्यम से जहर छोड़ता है। ठीक है, पीवड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पीवड़ा के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों प्राचीन समय में यहाँ पर दोस्तों एक नदी निकलती थी। उस नदी का नाम था दोस्तों सरस्वती नदी, जिसे घग्गर नदी भी कहा जाता है। वर्तमान के अंदर अंत प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? अपने घग्गर नदी। देखिए वर्तमान में भी दोस्तों सरस्वती नदी के प्रमाण राजस्थान कहते हैं कि अभी तक ये जमीन के अंदर चल रही है दोस्तों सरस्वती नदी, जिसका दोस्तों वैज्ञानिक काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा भी इसका क्या क्या दोस्तों खोज की गई थी। देखिए बात करते हैं दोस्तों इस पश्चिमी मरुस्थल के अंदर एक शब्द आता है मित्रों चंदन नलकूप, है ना, चंदन नलकूप।
चंदन नलकूप सर क्या है? देखिए चंदन नलकूप की हम बात करें तो इसे दोस्तों कहा जाता है थार का गड़ा, है ना, इसे कहा जाता है थार का गड़ा। सर थार का गड़ा इसे क्यों कहा जाता है? देखिए थार का गड़ा इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों चंदन नलकूप की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक हमें क्या मिलता है? मीठे पानी की, यानी शक्कर के समान दोस्तों यहाँ पर मीठा पानी है, इसलिए मित्रों यहाँ इसे कहा जाता है चंदन नलकूप या थार का गड़ा कहा जाता है ना। मीठा पानी, है ना, कौन सा पानी? मीठा पानी, यानी सरस्वती नदी दोस्तों, सरस्वती नदी के आज भी दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या मिलते हैं? हमें प्रमाण मिलते हैं चंदन नलकूप जिसे थार का गड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल अपन बात करेंगे दोस्तों अर्ध शुष्क प्रदेश की, है ना, अर्ध शुष्क प्रदेश की हम बात करेंगे जिसको अपने वर्गीकरण के आधार पर मित्रों 4 भागों में बांटा गया था। गग्गर बेसिन, फिर आ जाता है शेखावटी प्रदेश, उसके बाद आता है नागौरी उच्च भूमि और उसके बाद आता है लूनी बेसिन। ठीक है, तो हम कल बात करेंगे दोस्तों अर्ध शुष्क प्रदेश की, किस प्रदेश के अंतर्गत जिलों की संख्या कितनी आती है, उन जिलों की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, और आज अपन ने जो पढ़ा था दोस्तों वो पढ़ा था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल को वर्गीकरण के आधार पर 2 उपभागों में बांटा था, एक तो शुष्क मरुस्थल प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। ठीक है, धन्यवाद।